करते हैं राहुल चिदंबरम बोले अर्थव्यवस्था पर झूठ फैला रही है सरकार। बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर भड़के लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, पार्टी दफ्तर में स्वागत के लिए नहीं पहुंचने पर जताई नाराजगी। दिल्ली में रिंकू शर्मा की हत्या पर आम आदमी पार्टी का सवाल, बीजेपी राज में हिंदू भी सुरक्षित नहीं, सबूत जुटाने रिंकू के घर पहुंची क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम। दूसरे टेस्ट में रोहित शर्मा के शतक के दम पर इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया का स्कोर 300 के पास, रहाणे की टीम की भी 50 लेकिन 0 पर लौटे कोहली। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का देशी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त दंगल का हो गया है। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा की हत्या को लेकर आम आदमी पार्टी ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया। आम आदमी पार्टी दलील दे रही है कि राजनीतिक फायदे के लिए पुलिस हत्याएं होने दे रही। आम आदमी पार्टी का सीधा आरोप है कि हिंदू बच्चों को लेकर भी अब बीजेपी ने राजनीति शुरू कर दी। लेकिन सवाल यह कि क्या रिंकू की लाश पर सांप्रदायिक राजनीति नहीं शुरू हो गई? उसकी हत्या पर धर्म कौन तलाश रहा? कल बीजेपी और वीएचपी के नेता इसलिए तूफान खड़ा कर रहे थे कि वो राम भक्त था तो उसे मार दिया गया। यहां यह भी समझना होगा कि 2015 के अखलाक मर्डर केस जैसे मामलों में राजनीति इस बात पर हुई थी कि माहौल सहिष्णु है या नहीं। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अखलाक के परिवार वालों से मिलने दादरी तक गए थे, लेकिन अब रिंकू शर्मा की हत्या पर उनकी पार्टी ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। इसलिए आज दंगल का मुद्दा है कि रिंकू राम भक्त लेकिन हत्या पर राजनीति मस्त। पहले रिपोर्ट देखिए। रिंकू राम भक्त था क्या, इसलिए वो मार दिया गया? ये सवाल कल का है। राजनीति एक कदम और आगे बढ़ गई। आम आदमी पार्टी दिल्ली के हत्याकांड की राजनीति में अब एक कदम और आगे बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी के राज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नाक के नीचे पुलिस हत्याएं होने दे रही है क्योंकि उनका फायदा है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी राज में पहले मुस्लिम ही डरे हुए थे, दलित ही खुद को सुरक्षित नहीं मानते थे, लेकिन अब हिंदू भी मारे जा रहे हैं। उनकी नाक के नीचे हत्याएं हो रही है और उनकी पुलिस इन हत्याओं को होने दे रही है, सामने होने दे रही है। क्या राजनीतिक फायदा है इसके अंदर भाजपा का? क्या राजनीतिक फायदा है इसके अंदर अमित शाह का? ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। राम मंदिर चंदे के लिए निधि समर्पण अभियान से जुड़े बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या को कल तक पुलिस आपसी लड़ाई का नतीजा बता रही थी। मुस्लिम समुदाय से आने वाले सभी 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन धार्मिक वजह से हत्या के आरोपों को लेकर रिंकू के घर वालों, बीजेपी वीएचपी नेताओं की प्रतिक्रियाओं से उठे तूफान के बाद मामला दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। इस बीच जब क्राइम ब्रांच नए सिरे से जांच शुरू कर रही है तो आपकी राजनीति के नए एंगल के बाद उसे आईना दिखाने के लिए कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी सामने आए। उन्होंने 2015 का दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का वो ट्वीट निकाला जिसमें उन्होंने यूपी के दादरी कांड में मारे गए अखलाक के घर जाने की घोषणा की थी। अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल से पूछा कि क्या रिंकू शर्मा के घर वालों से मिलने का कोई प्लान है? मंगोलपुरी दादरी के पास है, दोनों वारदात जघन्य है, लेकिन याद दिला रहा हूं, अगर कोई यूपी जा सकता है तो अपने राज्य में जरूर जा सकता है। इस बीच बीजेपी कह रही है कि रिंकू शर्मा को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा कहना है कि इसमें जो लोग गिरफ्तार हैं वो जघन्य अपराधी हैं और उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। हमारे जो लोकल दिल्ली की सरकार है वो इसमें भेदभाव जो कर रही है वो मन को पीड़ा देने वाला है और दिल्ली इससे बहुत परेशान है।
हत्याओं पर सांप्रदायिक राजनीति से किसी का भला नहीं होता, लेकिन रिंकू शर्मा की हत्या पर फिर से लाश का धर्म ढूंढा जा रहा है। पंकज जैन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ प्रेम शुक्ला हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ राघव चड्ढा हैं, वो आम आदमी के प्रवक्ता हैं और दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन हैं। हमारे साथ विष्णु जैन हैं, वरिष्ठ वकील हैं। हमारे साथ तस्लीम अहमद रहमानी है, वो अध्यक्ष है मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले राघव चड्ढा, आज अचानक आम आदमी पार्टी एक ऐसे विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्यों आई जिसमें वो हमेशा ये कहती रही कि नहीं, हम हिंदू मुसलमान में नहीं पढ़ना चाहते? आज क्या हुआ? आज भी रोहित भाई, जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो साफ तौर पे ये दिखाती है और सबूतों के साथ ये दिखाती है कि आज भाजपा के राज्य में गृह मंत्री अमित शाह जी, जहां पे होम मिनिस्टर है, जिनको पुलिस डायरेक्टली रिपोर्ट करती है, उस राज्य में ना हिंदू सुरक्षित, ना मुसलमान सुरक्षित, ना सिख सुरक्षित, ना ईसाई सुरक्षित। और आज हालत ऐसी आ गई है। और अगर आप पीड़ित की और जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, रिंकू शर्मा जी, जिनकी जान चली गई, उनके परिवार वालों का बयान सुने तो वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जय श्री राम का नारा लगाने वाले रिंकू शर्मा जी की हत्या हुई है। और क्योंकि जय श्री राम का नारा उन्होंने लगाया, तो क्या ये भी देखने रह गए हैं हमें कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर दिल्ली की जनता ने केंद्र में सरकार उनकी बनवाई। गृह मंत्री अमित शाह जी, जो देश के गृह मंत्री हैं, जिनको दिल्ली पुलिस डायरेक्टली रिपोर्ट करती है, उनके होते हुए जो जय श्री राम कह रहा है उसकी हत्या हो रही है। और अभी तक गृह मंत्री जी कहां हैं? गृह मंत्री जी बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गृह मंत्री जी को दिल्ली में होना चाहिए, गृह मंत्री जी को घर जाना चाहिए, गृह मंत्री जी को पूरी जो स्थितियों से सामान्य करना चाहिए। आज परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि हम अपने देश में जय श्री राम का नारा नहीं बुलंद कर सकते। तो क्या जय श्री राम का नारा पाकिस्तान में जाकर बुलंद होगा, हिंदुस्तान में नहीं होगा? हमारे देश में आज कोई व्यक्ति अगर ऐसा कह रहा है तो उसकी हत्या करी जा रही है। और भाजपा क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली पुलिस, भारतीय जनता पार्टी का शासन गृह मंत्री अमित शाह जी के अधीन आता है। और हम देख रहे हैं कि जो जय श्री राम कह रहा है उसकी हत्या हो रही है। कहने की मतलब यह है कि आज हिंदू सुरक्षित नहीं है, आज कोई भी धर्म का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। और ये जो कानून व्यवस्था का मसला बनता जा रहा है, इस पे भाजपा को जवाब देना चाहिए, गृह मंत्री जी को इस्तीफा तक देना चाहिए। अभी लेते हैं जवाब प्रेम शुक्ला जी से। अमित शाह आपने कहा बंगाल में, हालांकि आज थोड़ी देर पहले वो सदन में बयान दे रहे थे, उस पर 6 बजे हम बहस भी करने वाले हैं। जो बयान उन्होंने दिया, आपने कहा वो बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उसके घर नहीं गए। केजरीवाल जी तो दिल्ली में होंगे, वो हो आए हैं क्या घर रिंकू शर्मा के? मिला है क्या उनके परिवार से? लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस, संवेदनाएं जताने की बात कर रहा हूं मैं। कानून व्यवस्था तो प्रेम शुक्ला जी से आपको मैंने वादा कर दिया, पूछूंगा। मैंने पूछा क्या केजरीवाल जी उनके घर हो आए हैं? आपने वादा किया तो मैं आपकी वादे की पूरी इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं और जवाब दे देता हूं। आम आदमी पार्टी के क्षेत्रीय विधायक और आम आदमी पार्टी की सभी पार्टी के तमाम नेता उनके घर पे तब से बैठे हुए हैं। राखी बिडलान जी हमारी वहां की लोकल मंगोलपुरी की विधायक हैं, वो उन्हीं के घर पे बैठी है। पूरी फैमिली को आर्थिक मदद से लेकर उनको इमोशनल सपोर्ट तक दे रही है। पूरी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। लेकिन जहां तक कानूनी मसले की बात है, कानून व्यवस्था सीधा गृह मंत्रालय के अंडर आती है। और मैं आज पूछना चाहता हूं कि गृह मंत्री कहां हैं? अगर गृह मंत्री जी क्यों नहीं गए अभी तक? गृह मंत्री जी ने, अगर आपको ये मामला लगता है कि इसका मैग्नीट्यूड इतना है कि गृह मंत्री को इस पे इस्तीफा दे देना चाहिए, तो आपको इसका मैग्नीट्यूड इतना क्यों नहीं लगा कि राखी बिडलान से काम नहीं चलाना चाहिए, केजरीवाल जी को खुद जाना चाहिए? मैं रोहित भाई, अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट निकाला आज उनका पुराना, जिसमें वो दादरी तक चले गए थे अखलाक के घर, अपने शहर में, अपने इलाके में, जहां के वो मुख्यमंत्री हैं सर, वहां उनको जाने का टाइम नहीं मिल रहा क्या? रोहित भाई, आप ही को भेज देते। चलिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के शासन में और बीजेपी की पुलिस के अंडर यह हालत हो गई है कि जय श्री राम बोलने वाले की हत्या हो रही है, तो आप दिल्ली पुलिस, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दे दो। हम देखते हैं कि जय श्री राम। सर, ये बात तो आप तब से कह रहे हैं जब आप चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते थे, शायद आपकी राजनीति की दुकान भी नहीं खुली थी। मेरा सवाल यह है कि संवेदनाएं जताने के लिए आपको दिल्ली पुलिस हाथ में चाहिए क्या? किसी के घर जाके दुख जताने के लिए, अफसोस जताने के लिए कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं आपके घर आया हूं, क्योंकि उनको हमने जाते देखा है पहले कई घरों में। राघव जी, क्या वो कई घरों में नहीं गए? पहले गए हैं ना, तो यहां जाने में उनको क्या शर्मिंदगी हो रही है? ये पूछ रहा हूं मैं। तो ना शर्मिंदगी कहां? अंकित शर्मा का हत्या हुई, अरविंद केजरीवाल जी वहां गए। एक तिलक नगर के ऑटो चालक की हत्या हुई, अरविंद केजरीवाल जी वहां गए।
किसी की भी हत्या होती है, अरविंद केजरीवाल जी मौका वारदात पे पहुंचते हैं। तो यहाँ जाने में क्यों घबरा रहे हैं कि आज नहीं क्या हो सकता उनको ये लग रहा है कि वहां कोई ये ना कह दे कि 1 करोड़ का चेक इसके लिए भी दो, मेरे पास जैसे बाकी जगह देके आए थे। 1 करोड़ की बात नहीं है, हमारे तो पूरे खजाने खुले हैं, कोई बात नहीं है। और हो सकता है आने वाले समय में जाए, मेरे पास मुख्यमंत्री जी का निजी कार्यक्रम नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं रोहित जी कि जहां तक सपोर्ट की बात है, आम आदमी पार्टी की वहां की क्षेत्रीय विधायक और पूरी पार्टी उनके घर पर ही बैठी हुई है, पूरी मदद दे रही है, सारा अरेंजमेंट कर रही है। लेकिन क्या सवाल आज ये नहीं खड़ा होता कि दो चीजें हैं इसमें, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो राजनीतिक जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो है गृह मंत्री जी, और दूसरा पुलिस कमिश्नर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव हैं। इन दोनों की जिम्मेदारी बनती है, दोनों में से एक भी व्यक्ति नहीं गया। क्या आज इसके लिए दिल्ली की जनता ने वोट दिया था इनको? आज जय श्री राम बोलने वालों की हत्या होगी, हमें दे दो दिल्ली पुलिस, हम देखते हैं कि जय श्री राम बोलने वाले की कैसे हत्या होती है। फिर आपको केवल इतना बता रहा हूं कि मैंने आपको जिक्र भी किया, अरविंद केजरीवाल पहले जाते रहे हैं और यहां नहीं दिल्ली से बाहर भी जाते रहे हैं, इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल जाएंगे, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी से करवाई और वो नहीं गए हैं, इसलिए लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि भाई वो क्यों नहीं आए हैं। उम्मीद पे कायम उतरेंगे, उम्मीद अगर लोगों की उतरेंगे तो अच्छी बात है। हमेशा अरविंद केजरीवाल आप अगर जाएंगे, आज सवाल ये है, मैं इसी कार्यक्रम में कहूंगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद गए, मैं कहूंगा यहां बैठ के, तस्वीरें भी दिखाऊंगा उसको, वादा कर रहा हूं आपसे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप करेंगे, मुझे आप पे पूरा विश्वास है आप करेंगे। अगर लोग उम्मीद करते हैं, आज घूम फिर के बात यहीं पे आती है, वो एक नेता या आम आदमी पार्टी का फलाना नेता नहीं गया, ढिमकाना नेता नहीं गया, से बड़ी बात यह है कि जिसके अधीन कानून व्यवस्था है, जिसके अधीन दिल्ली पुलिस है, चाहे वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हो या देश के गृह मंत्री जी हो, वो कहां है, वो क्यों नहीं गए और उनके राज्य में कैसे हो रहा है? दिक्कत है ना, मुझे बताइए कि राघव जी चक्कर क्या है ना, मैं अभी प्रेम शुक्ला से सवाल ले रहा हूं, लेकिन डबल स्टैंडर्ड तो सब राजनीतिक पार्टियों का भी है ना। किसान आंदोलन के दिन 26 जनवरी को ट्रैक्टर पलटने से एक आदमी की मौत हुई, पुलिस कहती है, आप सारे छाती फाड़ के खड़े हो जाते हैं कि नहीं उसको तो गोली मारी गई थी, इसकी तो जांच दिल्ली पुलिस ने गलत की है। यहां पर दिल्ली पुलिस रिपोर्ट दे रही है कि साहब बर्थडे पार्टी में आपस का स्कफल हो गया, तो आज आपने कहा कि नहीं जय श्री राम की वजह से हुआ है। अच्छी बात है, मैं कह रहा हूं अच्छी बात है। अब प्रेम शुक्ला के पास जा रहा हूं आपकी बातों का जवाब लेने के लिए। आधा मिनट, हाँ ठीक है, आधा मिनट और बोल लीजिए। शुक्ला जी मुस्कुरा रहे हैं। किसान की हत्या पे हमने इस प्रकार का कोई बयान नहीं दिया कि गोली से हुई कि कैसे हुई, जब तक फैक्ट्स वेरीफाई नहीं हुए। ना मैंने बोला, ना मेरी पार्टी के किसी नेता ने बोला, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आप जानते हैं। और दूसरी चीज है कि जहां तक हत्या की बात है, यदि परिवार के लोग इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं कि जय श्री राम बोलने से हत्या हुई और जय श्री राम का नारा बुलंद करने वाले सुरक्षित नहीं है, तो भाजपा से सवाल तो होंगे, बिल्कुल होंगे, तो होगी, बिल्कुल होंगे। दिल्ली पुलिस उनके अधीन है, गृह मंत्री आप कह रहे हैं जिम्मेदार हैं, उनसे जवाबदेही मिलनी चाहिए, तो उसमें प्रेम शुक्ला से सवाल लेंगे। आप मानते हैं लेकिन क्या कि ये लिंचिंग थी, इसको लिंचिंग मानते हैं कि नहीं आप? चड्ढा जी जल्दी से, लास्ट कमेंट है, उसके बाद जा रहा हूं शुक्ला जी। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर उस रिंकू शर्मा जी की अगर माता जी और उनके भाई अगर कोई बयान दे रहे हैं, तो उस बयान को पुलिस में दर्ज होकर उस एंगल पे भी पूछताछ होनी चाहिए, पूरी तहकीकात होनी चाहिए। आप देखिए, फिर यहाँ पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ आप ये कह रहे हैं जय श्री राम बोलना सेफ नहीं है दिल्ली में, तो परिवार, और दूसरी तरफ आप इसको लिंचिंग कहने से घबरा रहे हैं। पता नहीं क्यों घबरा रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपके सामने बैठ के, जिस तरीके से घर में घुस के लोगों ने मारा है वो लिंचिंग है, और इसी को लिंचिंग कहा जाता है, और बिल्कुल उसको राजनीतिक तौर पर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूं, मैं मांग करता हूं कि उनको सजा मिले जिसने हत्या करी है। प्रेम शुक्ला जी, साथ खड़ा हूं मैं इस मांग। प्रेम शुक्ला जी, अब दीजिए जवाब। आप जी रोहित जी, एक ऐसे आदमी को जिसको ये खुद मान रहे हैं आप कि वो राम मंदिर के लिए चंदा एकत्रित कर रहा था, सर वो जय श्री राम कहने वाला भक्त था, उसको भी जान की सलामती की गारंटी नहीं दे पाते, तो लोग सवाल तो पूछेंगे ना भाई, बाकी आम आदमी का क्या होगा? निश्चित तौर पर सवाल उनका अच्छा है, लेकिन इस बात को भी समझें कि जो सवाल पूछ रहे हैं वो जब मृत्युदंड की सजा दिलवाने का प्रयास जांच और अभियोजन में होगा तो छाती ना पीटने लगे, क्योंकि तब तब अफजल गुरु के साथ खड़े हो जाते हैं लोग, तब आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं लोग, तब राम भक्तों के समर्थन में जब जय श्री राम बोलने वाले का अगर इस्लाम नाम के व्यक्ति ने मॉब लिंचिंग करा दी और उस मॉब लिंचिंग के खिलाफ अब उसको मॉब लिंचिंग कहने में भी राघव चड्ढा को पीड़ा है। आपने 3 बार कहा तो उन्होंने मॉब लिंचिंग को मॉब लिंचिंग स्वीकारा है। अरे मैं तो और इनके लिए जो है
फलाना, देखिए बीच में प्लीज डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। रोहित जी, मैं तो आपकी मांग का समर्थन कर रहा हूं। चड्ढा जी सुन लेते हैं, चड्ढा जी मैं पूछूंगा सवाल, चड्ढा जी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप थोड़ा सा रुक जाइए, आपस में मत बात कीजिए, फिर झगड़ा हो जाता है। जरा संयम रखें, मैं बीच में इसीलिए बैठा हूं। अभी आपसे आदरणीय रोहित जी ने पूछ लिया केजरीवाल जी वहां क्यों नहीं गए, तो केजरीवाल जी फलाना ढिमकाना हो गए, फलाना ढिमकाना क्यों नहीं गया? आपका अपना नेता आपकी बौखलाहट में फलाना ढिमकाना हो जा रहा है। अरे भाई वहां हत्या की गई है, हत्यारों को दंडित कराना यह राज्य का धर्म है। गृह मंत्रालय निश्चित तौर पर, फिर याद रखना, अभियोजन के समय वकील देते समय फिर राजनीति मत करने लगना, क्योंकि अभियोजन जो है वो राज्य सरकार के पास है। शुक्ला जी, जांच निश्चित तौर पर होगी, अभियोजन जब होगा तब होगा। कार्रवाई पहले मैं एक सवाल पूछ रहा हूं शुक्ला जी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अभियोजन के समय, चूंकि अखलाक को आप कह रहे, हमारा खजाना खुला हुआ है, खजाना आपका नहीं साहब, दिल्ली की जनता का है। वो अखलाक पर तो आप उड़ा देते हैं, लेकिन दिल्ली के एक नागरिक की हत्या पर उसको देने जाने के लिए आपको रोहित सरदारा जी कहेंगे, अब आप जाएंगे, विश्व हिंदू परिषद मांग करेगा तब जाएंगे, अपने आप क्यों नहीं जाएंगे? तो बताइए ना, 1 करोड़ रुपए पड़ोस के राज्य में हुई हत्या पर दिल्ली के नागरिकों का आपने दिया, आपने दिया कुछ भी, कितना झूठ बोला? सवाल ये है, अखलाक को नहीं शुक्ला जी मेरा सवाल ये है, नहीं दिया अखलाक को पैसा, शुक्ला जी इतना झूठ बोलेंगे तो रात को नींद नहीं आएगी। शुक्ला जी एक सेकंड रुकिए ना, अखलाक को पैसा दिया। शुक्ला जी मेरा सवाल बड़ा सीधा है आपसे, मेरा सवाल ये है कि आज की तारीख में वो परिवार जब ये कह रहा है कि हमारे बच्चे को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था, दिल्ली की पुलिस तो कह रही है बर्थडे पार्टी में झगड़ा हो गया, दोस्त थे ये लोग आपस में झगड़ गए इसलिए मार दिया। दिल्ली पुलिस अगर पर्दादारी कर रही है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरे दिन दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को केस सौंप देती है, ये क्या है? दिल्ली पुलिस नहीं, दिल्ली पुलिस की उस जांच पर विश्वास नहीं हुआ इसलिए क्राइम ब्रांच को गया। दिल्ली पुलिस की उस थाने की जांच पर यदि विश्वास हुआ होता तो ये क्राइम ब्रांच भेजा क्यों जाता? क्राइम ब्रांच इसलिए भेजा गया है ताकि सारे कोणों की जांच हो सके, हत्यारों के खिलाफ जांच प्रक्रिया जबरदस्त ढंग से हो ताकि उसका अभियोजन हो सके और अपराधियों को मृत्यु दंड तक पहुंचाया जा सके, इसलिए क्राइम ब्रांच को दिया गया। ये तो जिम्मेदार लोग हैं ना बैठे हुए। केजरीवाल जी की पार्टी कह रही है गृह मंत्री इस्तीफा दें। नहीं, केजरीवाल जी की पार्टी का तो हाल बता रहे हैं ना, बौखलाहट में उठे हैं वो। अखलाक को 1 करोड़ रुपए देने में उनको कोई उत्तर प्रदेश जाने में किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं थी। अभी उनको प्रेरणा प्राप्त करना रोहित जी से कि आप जो है दिल्ली का नागरिक मारा गया है, दिल्ली के उत्तर प्रदेश के नागरिकों को देने के लिए, अगर वो मुसलमान है तो इनके पास धन का खजाना, खजाना। शुक्ला जी अभी जो 26 जनवरी को दिल्ली में हुआ, लाल किले तक लोग घुस गए, दिल्ली पुलिस के खुद के 300 जवान 300 पुलिसकर्मी चोटों के शिकार होकर अस्पतालों में पड़े रहे, तब कांग्रेस ने भी कहा कि गृह मंत्री इस्तीफा दें। पिछले 20 दिन के अंदर यह दूसरा मौका है जब कोई राजनीतिक पार्टी सीधे गृह मंत्री पर सवाल उठा रही है और आपकी मजबूत सरकार पर सवाल उठा रही है। नहीं रोहित जी, सवाल कौन लोग उठा रहे हैं? जिनको इस बात की पीड़ा थी कि 26 जनवरी के दिन उनको गिद्ध भोज का अवसर नहीं मिला। वो चाहते थे कि लाल किले की घटना के बाद गोलियां चलेंगी, 150 लाशें बिछेंगी तो गिद्ध मंडराएंगे, मांस नोचेंगे, राजनीति के मांस से उनका पेट भरेगा। लेकिन उनको यह अवसर दिल्ली पुलिस के धैर्य और संयम के कारण नहीं मिला, इसलिए उनको लगता है कि इस्तीफा दे देना चाहिए। जो लोग खाद मांगने जाने पर किसानों को गोली मार देते थे, उनको तो बड़ी पीड़ा हुई होगी ना कि साहब इस तरह से अराजकता, जिस अराजकता को उन्होंने प्रेरित किया, उस अराजकता के बाद भी पुलिस ने संयम क्यों दिखाया? ये इनका सवाल है। राघव बोलना चाह रहे हैं आपकी बात पर, लेकिन उसके पहले तस्लीम रहमानी और विष्णु जैन दोनों वेट कर रहे हैं। राघव थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तस्लीम रहमानी साहब, इसको लिंचिंग मानते हैं कि नहीं आप? नहीं, मैं इसे लिंचिंग नहीं मानता। लिंचिंग की अलग एक डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन बनाई है सर आपने, बताइएगा। एक आइडियोलॉजिकल मॉब जब आइडियोलॉजिकल रीजन से किसी एक शख्स को मार डालता है, पीट के मार डालता है, उसे लिंचिंग कहते हैं। आप डिक्शनरी कंसल्ट कर लीजिए। ये जो मंगोलपुरी में हुआ ये क्या था? ये एक आपसी झगड़े का मामला था जो पुलिस कह रही है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी है, मैं कल भी कह चुका हूँ। देखिए रोहित कुछ फैक्ट्स ठीक कर लीजिए। इंडिया में तकरीबन 80 मर्डर रोजाना होते हैं पूरे देश में। ये एनसीबीआर के ये आंकड़े हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो के। और दिल्ली में 3 से 4 मर्डर 184 थानों के तहत रोजाना होते हैं। सीट के लिए 2 लोग आपस में झगड़ जाए, उसमें कोई मारा जाए, उसके लिए आप किसी हिंदू को यूएन के दरवाजे तक चले जाते हैं कि लिंचिंग हो गई।
यहाँ घर में घुस के 20 लोग दो तरफ से घेर के मार दे रहे हैं, लाठी डंडे पीट पीट कर, चाकू घोंप दिया जा रहा है पीठ में, और आप कह रहे हैं नहीं इसको लिंचिंग नहीं कहेंगे हम। उसके रीजन ये सामान्य मर्डर है आपके लिए। देखिए बड़े तकलीफ की बात यह है, बहुत तकलीफ की बात यह है कि आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तीनों लोग एक मासूम नौजवान की निर्मम हत्या पे राजनीति कर रहे हैं। हाँ, और आप खलीफा हैं, क्योंकि जो आपने कह दिया वही सही है, बाकी सब तो राजनीति कर रहे हैं, और आप यहाँ धार्मिक काम के लिए बैठ के यहाँ पर प्रवचन करने आए हैं। 25 आप भी तो वही करते हैं। पूरे देश में 25,000 शोक सभाएं आयोजित करने का जो ऐलान वीएचपी ने किया है, इसका क्या अर्थ है? अगर कोई उनके लिए कर रहा है काम और वो मारा जा रहा है तो वो नहीं करेंगे क्या शोक सभा? वो अखलाक जिसके लिए आप दुनिया भर में शोक सभाएं करा रहे थे तस्लीम रहमानी, हमने कहीं नहीं, वो तो आपके लिए काम भी नहीं कर रहा था। आप 25,000 शोक सभाएं करके पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। कोई शोक सभा करेगा तो माहौल खराब हो जाएगा। आप कोई शोक सभा करेगा तो माहौल खराब हो जाएगा। राम मंदिर के नाम पे अगर कोई अपने घर के किसी के मारे जाने पर शोक सभा करेगा तो माहौल खराब हो जाएगा। आप अडवाणी जी की रथ यात्रा वाला माहौल पैदा, अडवाणी जी की रथ यात्रा कहां से आ गई इसमें? नहीं, 25,000 शोक सभाओं का क्या मतलब है? रहमानी साहब, क्या मतलब है? मुझे केवल एक बात बता दीजिए। अरे आपने जो मुझसे कहा कि इसमें फैक्ट्स कुछ और हैं, मैंने आपसे सवाल पूछा, आप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, आपकी जांच कमेटी ने 24 घंटे में जांच करके रिपोर्ट बना ली और फाइनल क्लोजर कर दिया उसके ऊपर कि नहीं यही था जो मैं कह रहा हूं। वो खाता ना वही जो रहमानी का वही सही। बीजेपी के लीडर भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जज कोई नहीं है, तो आप भी नहीं है ना। जब तक जांच नहीं हुई तब तक जो तस्वीरें गवाही दे रही हैं उसको क्यों नहीं मानते आप? कि जो तफ्तीश आपको सूट नहीं करता, जो अभी कंक्लूड नहीं हुई, जिसको अभी सीआईडी के सुपुर्द किया गया है, अच्छा? उसको लेके वहां जुनैद की सीट को लेकर जो झगड़ा हुआ था उसके आधे घंटे बाद आप टीवी पर चिल्ला रहे थे लिंचिंग हो गई, लिंचिंग हो गई, वो कंक्लूड हो गया था आधे घंटे में। नहीं, वो तो हुआ, वो बाद में भी हुआ, उसको प्रूफ किसने नहीं किया? आप बताइए। तो बताइए ना क्या आया पुलिस की रिपोर्ट में उसमें, जिसपे आप यूएन का दरवाजा तक खटखटा रहे थे? हरियाणा में बबलू तक, मैं उन तमाम चीजों में जाना इस वक्त मुनासिब इसलिए नहीं समझता रोहित कि ये एक मासूम बच्चे की निर्मम हत्या का मामला है। हमारी तमाम जो हमदर्दियां है वो परिवार के साथ होनी चाहिए, राजनीति करने की बजाय और राजनीतिक रोटियां सेकने की बजाय। मैं इसलिए उन तमाम चीजों का जिक्र नहीं करना चाहता। कल से आप अखलाक और दादरी और जुनैद किस किस को ला के सामने खड़ा किए। अरे आप कंक्लूड कीजिए इस बच्चे रिंकू शर्मा के ऊपर कि इसके साथ क्या हुआ। आप रिंकू शर्मा को लेके आप डाइल्यूट कर रहे हैं उसके केस को, और उसपे आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसपे आप कम्युनलाइज कर रहे हैं, पूरे देश को कर रहे हैं। के लिए काम करता था दिल्ली दंगे में, जिसको बेहद जघन्य तरीके से मार डाला गया, आप तो उसकी हत्या में भी हत्यारों को डिफेंड करने वाले लोगों में से एक हैं। तब भी आप इसी तरीके की बातें कर रहे थे। जो सामने मीठे हो जाते हैं और पीठ पीछे कैसे उस व्यक्ति को छुरा भोंक दिया जिसने उसके परिवार को खून दिया था। सर ये दोस्त थे उसके, ये दोस्त थे। असल बात है कि जब एक परिवार के घनिष्ठ संबंध एक दूसरे से हैं, कि एक परिवार दूसरे परिवार को जाके खून भी दे रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, रेस्टोरेंट भी साथ चला रहा है, और उसके बाद भी कत्ल हो रहा है, आप उसे लिंचिंग कहना चाहते हैं? साहब, आप उसे लिंचिंग कहना चाहते हैं? कल भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं। दो दोस्तों के बीच दोस्ती दुश्मनी में मैं बता रहा हूं ना सर, आप उसे लिंचिंग कह रहे हैं? मैं बता रहा हूं ना, विष्णु जैन के पास जाते जाते एक बात बता रहा हूं। विष्णु जैन जो आदमी दोस्ती में अपना खून तक दे के आ गया था, मरने के बाद उस बेचारे के लिए भी एक खुलासा ही होगा कि उसकी आपसी रंजिश थी, जिस पर ये लोग जोर दे रहे हैं कि आपसी रंजिश में हत्या हो गई। मैंने तस्लीम जी को सुना और मैं सही बताऊं, इनका वक्तव्य सुन के मेरा सर शर्म से झुक गया कि ये आज आपके नेशनल टेलीविजन पे बोल के ये इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि ये बात माने की लिंचिंग है। मैंने सारे लोगों को सुना। आज कोई भी हत्या होती है देश में गलत है, मैं शुरू से कहता आया हूं कि ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, इसको नहीं होना चाहिए। पर आप जो सामने स्पष्ट रूप से लिंचिंग हो रही है वो बात मानने के लिए आप रेडी नहीं है। और सवाल क्या है रोहित जी, सबसे बड़ा राम मंदिर आंदोलन से मैं भी जुड़ा रहा और पूरा समाज जुड़ा रहा। आज जब राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया 9 नवंबर को, उसके बाद एक लीगल तौर से समाज में एक आंदोलन उठा विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में कि समाज से चंदा इकट्ठा किया जाए राम मंदिर निर्माण के लिए। और एक नहीं, देश में हर जगह घटना हो रही है जहां पे राम भक्तों पे बराबर आक्रमण किए जा रहे हैं, मारा जा रहा है, और ये मना किया जा रहा है कि वहां पर राम मंदिर। वो घटनाएं बता दीजिए,
वो घटनाएं बता दीजिए जहाँ राम भक्तों ने जाके मस्जिदों के ऊपर झंडे लहराए या राम भक्तों को मारा गया, जरा व्याख्या कर दीजिए उन घटनाओं की। तस्लीम जी देखिए, मैं आपसे यहाँ पे जैन भाई आप व्याख्या कीजिए उन घटनाओं की, वरना ये मैं ये चाहता हूँ रोहित जी, और मैं आपसे ये आग्रह करूंगा आपके पीसीआर से, आज जो तस्लीम अहमद रहमानी का बयान है कि इस देश में 80 मर्डर रोज होते हैं, इसको नोट किया जाए और जब भी आगे चल के कभी डिबेट पे है ना, ये चीज प्ले की जाए, बराबर प्ले की जाए। बिल्कुल यहाँ पे तो 80 मर्डर रोज होते हैं। आपको ऐसा बयान देते हैं, रिपोर्ट है, आप उसको नीचे मारने की तैयार नहीं है। अभी पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन, नहीं बोल रहा था, अभी पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई, आपने ये इंसिडेंट नहीं देखा कि दशहरे में वहां पे उसके ऊपर हमला हुआ था, जब वो दशहरे की कमेटी ऑर्गेनाइज कर रहा था। आपको सिर्फ ये दिखा कि उनके बीच में आपस में दोस्ती से मर्डर हो गया। सवाल ये है रोहित जी, सबसे बड़ा ये है तस्लीम अहमद रहमानी साहब यहाँ पे अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, क्योंकि इनका एक राजनीतिक महत्व है। मुझे एक सेकंड, लाशों पे राजनीति नहीं करते, टीवी पर कहते हैं, लेकिन करते वही हैं। और मैं सामने कह रहा हूं आपके बैठ के, क्योंकि जब जहां जहां लाश गिरी वहां आप लोगों ने राजनीति की दुकान खोली। तब हमने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के मसलों को लॉ एंड ऑर्डर का मसला रहने दीजिए, उन्हें जाति धर्म संप्रदाय के चश्मों से मत देखिए। लेकिन अब जब वही भूत आपके पीछे दौड़ने लगते हैं तो आप बताने लगते हैं कि अरे देश में हर रोज इतने मर्डर होते हैं। तब हम यही बात कहते थे कि देश में अगर कोई अपराध हो रहा है तो उसको अपराध की तरह देखिए, धर्म जाति के चश्मे से मत देखिए। तब आप उसे लिंचिंग की परिभाषा में नहीं बांधते थे, यूएन के दरवाजे तक पहुंच जाते थे कि लिंचिंग हो गई है, कि देखिए हिंदुस्तान रहने लायक नहीं रहा। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं तो सवाल यह कि क्या दिल्ली पुलिस ने शुरुआती जांच में मामले को भटकाने की कोशिश की, जिसके लिए प्रेम शुक्ला कह रहे हैं इसीलिए तो क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी गई। फिर राघव चड्ढा से भी पूछेंगे कि अरविंद केजरीवाल जाएंगे। ब्रेक के बाद आ रहे हैं, दंगल जारी है, आप देख रहे हैं आज तक। लोग सोच रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद 45 साल तक, जिसने 11-12 प्रधानमंत्री देखे, अब आप क्या करेंगे? सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क इम्तिहान और भी है। अच्छा, तो अभी आप लड़ाई के मूड में हैं। सीधी बात शनिवार रात 8 बजे, रविवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ आज तक पर। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। लाइफ इज अबाउट टू चेंज है। नो मोर 8 घंटे की नींद, नो मोर लेट नाइट मूवीज, नो मोर पार्टीज विद फ्रेंड्स। बिल्कुल सही कहा तुमने। इसके फ्यूचर के लिए अब नो मोर हॉलीडेज, नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो? रियली? डैडी बने हो, देवदास नहीं। जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। आपको लगता था कि मोदी सरकार 370 खत्म कर देगी? नहीं सोचा था ना। लेकिन मैं जिंदगी में कभी ये नहीं सोच सकता था कि इसको यूटी बनाया जाए। जब तक जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं बनेगी तब तक जम्मू कश्मीर में शांति भी नहीं आएगी और डेवलपमेंट भी नहीं होगी। सीधी बात शनिवार रात 8 बजे, रविवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ आज तक पर। हमारे देश के नागरिक यानी कि आप और हम, और खास करके वो लोग जो नौकरी पेशा हैं, छोटा मोटा अपना कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनकी एक एक पाई खून पसीने की होती है। बहुत मुश्किल से हम लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन हमारा वो पैसा सुरक्षित कैसे रहे? और सबसे बेहतर विकल्प हमें ये लगता है कि हम बैंक में उसे FD कर दें, फिक्स डिपॉजिट कर दें, ताकि हमारा पैसा सुरक्षित रहे। हाँ, सुरक्षित रहता है आपका पैसा, लेकिन उससे भी ज़्यादा सुरक्षित एक और विकल्प आपके पास है, वो है पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा जमा करवाना। तो अब एक स्कीम ऐसी है जहां पर आप हर महीने रिटर्न में एक मुश्त एक राशि ले सकते हैं, और वो
आपको काम आ सकती है। ये कैसे होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस स्कीम का नाम सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, यानी कि पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना। इसमें आप 1,000 रुपए महीना तक जमा कर सकते हैं और ये 1,000 रुपया आपको अगले 5 साल तक जमा करना होगा। आपको इस पर हर साल 6.6% का ब्याज मिलेगा, जो कि किसी भी बैंक, किसी भी फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा है और सबसे ज्यादा सुरक्षित भी है। 5 साल के बाद आपको वो तय कर लीजिए या तय हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस में जाकर आपको पता चल जाएगा कि आपको हर महीने कितने पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा आपके जो पैसे इकट्ठा होंगे 5 साल तक हर महीने 1,000 रुपए देकर, वो पैसा आपका सुरक्षित रहेगा और आप उसे री इन्वेस्ट यानी कि फिर से आप उसे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। वो फिर से आप उस पर ब्याज ले सकते हैं और वो स्कीम आपकी आगे बढ़ सकती है। आपको कम से कम 1,000 रुपए देना है महीना, और ये जो आपकी स्कीम है इसमें ज्यादा से ज्यादा 4.5 लाख रुपए आपको देने हैं अगर आपका अपना अकाउंट है तो। लेकिन यदि आप पति पत्नी मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं तो ये राशि आपकी 9 लाख रुपए तक की हो जाएगी। लेकिन यदि आप 5 साल की ये स्कीम लेते हैं और उसमें 2-3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि 1 साल तक तो आप पैसा बिल्कुल नहीं निकाल सकते, क्योंकि हर महीने 1,000 रुपए जो आप जमा करेंगे वो 1 साल तक आपको जमा करना होगा। मान लीजिए आप 1 साल के बाद पैसा निकालना चाहते हैं 3 साल तक, तो आपको 2% उस पर पेनल्टी लगेगी, यानी कि ये आपका नुकसान है। तीसरा, यदि आप 3 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको 1% पैसा वहां पर देना पड़ेगा पेनल्टी के रूप में। यहां पर आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, और वो ये ध्यान रखना है कि आपको डॉक्यूमेंट्स वहां पर जमा करने होंगे। आपकी आइडेंटिटी यानी आपका पहचान पत्र, आपका एड्रेस प्रूफ यानी कि आपका पता जहां आप रहते हैं उसकी सत्यता आपको करवानी होगी, और आपको 4 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाने हैं। बस आपका काम हो जाएगा। लेकिन इस स्कीम में आपको भागीदारी करने से पहले पोस्ट ऑफिस में आपको सेविंग अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा। एक और बात, यदि आप अपने बच्चों के लिए इस स्कीम को लेना चाहते हैं, योजना को लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा। नाबालिग है अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। ऐसे खाते में 3 लाख रुपए तक आप निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में डिपॉजिट के लिए पोस्ट ऑफिस में एक अलग से POMIS फॉर्म आपको भरना होगा। इस योजना में निवेश से पहले ग्राहक को पोस्ट ऑफिस में एक बचत खाता खुलवाना होगा। तो 5 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना होगा, निवेश करना होगा। इसकी मैच्योरिटी 5 साल के बाद होगी, लेकिन उससे पहले अगर आप पैसा निकालते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, जो हमने आपको बताया। एक और आखिरी बात, 5 साल के लिए आपकी स्कीम होगी, और मान लीजिए 1 साल बाद ही आप कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, दूसरे शहर में चले गए, या एक ही शहर में दूसरी जगह चले गए, तो आप वहाँ पर नज़दीक में जो आपका पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर आप अपना ये अकाउंट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ये भी एक फ़ायदा। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आजतक.in पर जरूर जाएं। और हाँ, इन तमाम खबरों के लिए अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दंगल आप देख रहे हैं। दिल्ली में हुई हत्या पर राजनीतिक घमासान किस तरीके से मचा हुआ है। राघव चड्ढा हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से, प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं बीजेपी से, तस्लीम अहमद रहमानी हमारे साथ हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के, और विष्णु जैन हमारे साथ हैं वरिष्ठ वकील हैं। राघव चड्ढा, अरविंद केजरीवाल के पुराने ट्वीट खंगाले जा रहे हैं आज। अभिषेक मनु सिंघवी ने जो ट्वीट किया वो तो किया ही, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल का एक पुराना ट्वीट और वायरल है, जो ऐसी एक घटना पर उन्होंने किया था, जिसमें उन्होंने लिखा, ये वीडियो देखिए, हमारे कौन से ग्रंथ में लिखा है मुसलमानों को मारो? गीता में, रामायण में, हनुमान चालीसा में। ये लोग हिंदू नहीं है, हिंदुओं के वेश में गुंडे हैं। इनकी पार्टियां लुच्चे लफंगे गुंडों की फौज हैं। इनसे देश और हिंदू धर्म दोनों को बचाना हर भारतवासी का फर्ज है। रिंकू शर्मा अगर जय श्री राम के लिए मारा गया, आपको लगता है तब इतना गुस्सा नहीं आया ऐसा कोई ट्वीट करते आप या केजरीवाल जी? देखिए, ऐसे तो मैं आपको अरविंद केजरीवाल जी के 25 ट्वीट दिखा सकता हूं, मैंने निकाले भी हुए हैं, मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूं। ये एक ट्वीट है
जब अंकित शर्मा जी की मृत्यु हुई तो केजरीवाल जी गए वहां पे और उनके परिवार से मिले। राजेश भारद्वाज जी की मृत्यु हुई, अरविंद केजरीवाल जी वहां गए। रमेश कुमार जी की मृत्यु हुई, वहां गए। अमित कुमार बुराड़ी की उनकी हत्या हुई, वहां पर गए। डॉक्टर जोगिंदर सिंह के यहाँ गए जब उनकी हत्या हुई, और चरण सिंह जी के यहाँ गए जब उनकी हत्या। और ये अनगिनत लिस्ट है, मैं आपके पास अभी व्हाट्सएप के माध्यम से भेज भी दूंगा रोहित जी। नहीं, मुझे भेजने की आवश्यकता नहीं है। आज सवाल ये है, देश के लोगों को बताएं, वही बेहतर है। मैं बड़ा परेशान हूँ रोहित जी, मैं बड़ा कंफ्यूज फील कर रहा हूँ कि आज हम ये बात तो कर रहे हैं। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने जवाब भी दे दिया। मैंने ये भी कहा कि मेरे पास मुख्यमंत्री जी का निजी शेड्यूल नहीं है, लेकिन ये इतनी सारी जगहें गए हैं, मैंने आपको सारी गिनवा दी। अगर कोई व्यक्ति धर्म के चश्मे से भी देखना चाहता हो तो मैं गिनवा सकता हूं। लेकिन सवाल ये है, और आज इस बहस को कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं आपके पैनल पे कि इस बहस को इस दिशा में मोड़ दिया जाए। मेरा उस हर इस व्यक्ति से सवाल है कि जिसकी डायरेक्ट लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीधी कानूनी जिम्मेदारी है, दो लोग हैं, गृह मंत्री जी और पुलिस कमिश्नर जी, दोनों में से कोई नहीं गया, उस पर कोई सवाल नहीं हो रहा। उस पे भाजपा के प्रवक्ता कुछ नहीं बोल रहे, उस पे जितने कमेंटेटर्स हैं कुछ नहीं बोल रहे। अरे भाई, जिसकी डायरेक्ट जिम्मेदारी है वो नहीं गया, उसका सवाल बनता है ना। वो व्यक्ति अगर चुनाव प्रचार कर रहा है तो सवाल पूछिए कि चुनाव प्रचार क्यों कर रहा है, वो 4 दिन से वहां पर क्यों है, वो यहां क्यों नहीं आए, यहां क्यों नहीं गए, अगर दिल्ली आ गए तो मिलने क्यों नहीं गए, उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा होता। और इस फैक्ट को भी छुपा दिया जाता है कि हमारे विधायक और हमारे विधायक के सभी साथी, पूरी पार्टी उनके घर पर ही है, घर पर पिछले 2 दिन से है, सारी चीजें मैनेज कर रही है वहां पे, परिवार को आर्थिक तौर से लेकर सामाजिक मदद, हर प्रकार की मदद दे रही है। लेकिन क्या आर्थिक मदद दी आपने, बता दीजिए। आप लोग का ऐलान करके मदद करते हैं। राजनीतिक फायदा लेने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी, रोहित जी, इसको एक दूसरा एंगल देना चाहती है। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, अगर आप धर्म के चश्मे से देखते हैं तो बताइए, आपके राज्य में हिंदू क्यों नहीं सुरक्षित है? आपके राज्य में जय श्री राम बोलने वाले क्यों नहीं सुरक्षित है? गृह मंत्री आपकी, दिल्ली पुलिस आपकी, आपको दिल्ली की जनता ने वोट दिया। आप आज जवाब दीजिए, आप बताइए क्यों आपके राज्य में, आपके शहर में जय श्री राम वाले बोलने वाले लोगों की हत्या हो रही है और इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? वो पुलिस भी आपकी, जांच एजेंसी आपकी, इन्वेस्टिगेटिव पावर आपकी, लॉ एंड ऑर्डर आपका, पब्लिक ऑर्डर आपका, दिल्ली पुलिस आपकी, और फिर भी ये हो रहा है। इसलिए दिया था दिल्ली वालों ने आपको वोट। आज जय श्री राम अगर हम हिंदुस्तान में नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में बोलेंगे? मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ता से ये। चलिए, आज कम से कम आप जय श्री राम के पक्ष में खड़े हैं। मैं तो बहुत बड़ा राम भक्त हूं रोहित जी। ठीक है सर, कोई बात नहीं। मैं शुक्ला जी से जवाब ले रहा हूं आपकी बात। मैं शुक्ला जी के पास जा रहा हूं। शुक्ला जी, जवाब दीजिए। मूल सवाल ये छोड़कर भाग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जब ट्वीट पे कहते हैं कि रामचरितमानस गीता में ये नहीं लिखा है, तो क्या वो ये मानते हैं कि कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि जो आपको खून दे उसकी हत्या कर दो? ये अरविंद केजरीवाल जी का मानना है। वो कहते हैं कि रामचरितमानस गीता इत्यादि में कहीं नहीं लिखा गया है और ये हिंदू नहीं है, ये लफंगे हैं, ये गुंडे हैं। तो साहब कृपा करके मुझे बता दीजिए ना कि इसमें जो इस्लाम समेत मुस्लिम लोगों ने जो मॉब लिंचिंग की, मुस्लिम मॉब ने, उस मॉब ने क्या कुरान शरीफ में खून जो आपको दे आपकी मदद के लिए, आपकी बीमारी में, अरे तो आपने हत्या करने के लिए लिखा हुआ है क्या? ये स्वीकार अरे शुक्ला जी, आपकी पुलिस ने क्या किया? आपके गृह मंत्री क्यों नहीं गए? आपके राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है? दिल्ली पुलिस आपकी, कानून व्यवस्था आपकी, जवाब दीजिए। आप बताइए ना, क्या सवाल तो आपसे बनता है, ये मान लिया है, सारा सवाल आपसे बनता है मेरे भाई। जय श्री राम बोलने वालों की अगर भाजपा के राज्य में हत्या हो रही है तो हम आवाज उठाएंगे। हिंदू आपका बौखलाहट, हिंदू भाजपा के राज्य में सुरक्षित नहीं है। आपकी चड्डी आप वोट देने के लिए तो हिंदुओं के पास जाते हो प्लीज। और आज वो अपने प्रभु की भक्ति करें, उनकी हत्याओं को आपके राज्य में आप कुछ नहीं कर सकते। शुक्ला जी, अच्छा नहीं लगता ऐसा। आप राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं शुक्ला जी। शुक्ला जी प्लीज, संसदीय मर्यादा का तो ध्यान रख लीजिए, कम से कम दर्शक सब लोग देख रहे हैं। लेकिन इस तरीके की नहीं, ठीक है, लेकिन इस तरीके की भाषा या इस तरीके का कमेंट करना ये उचित नहीं लगता। केवल क्योंकि नहीं सर, क्यों आप नहीं, मैं देखिए, पर्दा उतरना एक अलग विषय है, लेकिन किसी के नाम के साथ उसका मखौल कर देना ये अलग विषय है। प्लीज, मैं निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है। आप राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं शुक्ला जी, मैं आपसे केवल निवेदन कर सकता हूं। आप पत्रकार रहे हैं, आप संपादक रहे हैं एक अखबार के बड़े, मैं केवल निवेदन ही कर सकता हूं, बाकी आपके शब्दों का चॉइस आपका अपना है, मैं आपके ऊपर थोप नहीं सकता हूं। नहीं, लेकिन अब ठीक है सर, एक सेकंड मुद्दे की बात मेरा जो है, मेरी जो मुद्दे की बात है सर, मुद्दे की दोनों बातें हैं, मुद्दे की दोनों बातें हैं। अगर केजरीवाल ट्वीट नहीं कर रहे हैं इस भीड़ के खिलाफ, उनके धर्म ग्रंथों या धर्म को लेके तो उनसे सवाल है, लेकिन शुक्ला जी आपसे भी तो सवाल है कि जिम्मेदारी तो दिल्ली पुलिस की है
दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की है, वो कह रहे हैं गृह मंत्री की है, तो उसका जवाब भी तो आप दीजिए ना। फिर आप उनसे जवाब चाहते हैं, खुद नहीं देना चाहते। हत्यारों, देखिए अब उनका झूठ, वो कह रहे हैं कि जांच ही नहीं हो रही है। अभी राघव चड्ढा जी ने आप ही के शो पे 2 मिनट पहले कहा कि इस हत्याकांड की जांच ही नहीं हो रही है। साफ जांच हो रही है, अभियुक्त गिरफ्तार है और उनको मृत्युदंड कैसे दिलाना यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। बस आप अभियोजन के समय जो अरे तो ये हुआ कैसे? लॉ डिपार्टमेंट अभियोजन के समय किसी प्रकार का हत्या हुई, 10 सेकंड दीजिए जवाब देने का। आपको आपत्ति है? मैं जवाब देता हूं। लिंचिंग हुई है, ठीक है। और आपके जो ताहिर हुसैन और 10 सेकंड दीजिएगा, 10 सेकंड दीजिएगा बस मेरे को, मैं जवाब देता हूं। कार्यकर्ता है, ठीक है, आपके ही कार्यकर्ता जो है। हाँ, मैं जवाब देता हूँ। मैं अभी सारे कार्यकर्ता मैं जवाब दूंगा। ये मॉब लिंचिंग आपके ताहिर हुसैन जो हत्यारा है, मैं जवाब दे दूं रोहित जी, जो दंगाई मुझे है, निकलना इस तरह के दंगाइयों हत्यारों का जो दल है, वो हत्यारों और दंगाइयों के दल ने ठीक है। शुक्ला जी आपको जवाब दे रहे हैं राघव चड्ढा, उसके बाद मैं विष्णु जैन और तस्लीम रहमानी के पास जा रहा हूँ। राघव चड्ढा जल्दी से। चाहे ये गाली गलौज करें हमारी पार्टी के बारे में, मुझे व्यक्तिगत तौर पे गाली करें, सुन लीजिए, चाहे आप मुझे व्यक्तिगत तौर पे गाली दें, शुक्ला जी आराम से बात कर लेते हैं, परिचय दे रहे हैं और मैं आपको माफ शुक्ला जी एक एक करके बात कर लेते हैं ना। मुझे बोलने दीजिए रोहित जी बोलने दीजिए। रोहित जी आपको मुझे नहीं बोलने दे रहे, तो बीच में घुसे जा रहे थे। आप बताइए ना, चड्ढा की इनका फेडर डाउन कर दीजिए, मैं जवाब की गाली है? शुक्ला जी मुझे बताइए कौन से शब्दकोश में चड्ढा की? मुझे बताइए, चुनौती दे रहा हूं ना। मैं जवाब दे, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि शब्दकोश में आप उस शब्दकोश का शुक्ला जी मैंने आपसे पहले ही कहा था, आप अखबार के संपादक रहे, आपके शब्दों का चयन आपका अपना है। मैं आपके ऊपर, आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूँ कि किसी के नाम का मखौल बनाना, अगर वो सार्वजनिक मंच पर आपको खुद लगता है शोभा देता है तो फिर ठीक है सर, फिर मैं उसके बाद कुछ नहीं कह सकता आपसे। ज्ञानवर्धन करके ठीक शुक्ला जी, किस शब्दकोश में शुक्ला जी आप प्लीज अब आप सुन लीजिए ना उनकी किस अपशब्द में चड्ढा जी ये चड्ढा जी मुझे नहीं, मैं जवाब दे दूं, बात सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, अब मैं छोड़ लीजिए उस विषय को, बात मुद्दे पर आ जाते हैं। शुक्ला जी वो रिंकू शर्मा के परिवार के लोग भी देख रहे होंगे इस चीज को, और उनको बड़ा अफसोस हो रहा होगा इस बात का कि हमारे इंसाफ के लिए बहस नहीं हो रही है, अपने अपने राजनीतिक उसको चमकाने के लिए बहस हो रही है केवल। प्लीज प्लीज सर राघव चड्ढा जवाब दीजिए, फिर विष्णु जैन वेट कर रहे हैं और तस्लीम साहब वेट कर रहे हैं। रोहित जी चाहे आपने बहुत सारे नाम गिनाए राघव चड्ढा, मैं एक छोटा सा इंटरवेंशन दे रहा हूं, आपने बहुत सारे नाम गिनाए। केजरीवाल जी इनके घर गए, सर मैं आपको बता देता हूं ना, ध्रुव त्यागी के घर नहीं गए केजरीवाल जी, डॉक्टर नारायण का परिवार कहता रहा सर नहीं गए केजरीवाल जी उनके घर, रिंकू शर्मा के घर अब तक नहीं गए, राहुल राजपूत के घर नहीं गए सर। अब मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय शुक्ला जी जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना चाहते हैं करें, ये अपने संस्कारों का परिचय दे रहे हैं और मैं किसी भी शब्दकोश का दिखाई, संस्कार आपके गड़बड़ है, मैं आपको माफ कर दिया, संस्कार में आप जो भाषा का प्रयोग करना करिए, आप अपने संस्कारों का परिचय दे रहे हैं, यही संस्कार आपको लगता है पालन पोषण इन्हीं संस्कारों से हुआ है और मैं आपको माफ करता हूँ। चड्ढी पूछने में संस्कार बिगड़ गया मेरा। शुक्ला जी मैंने आपको माफ कर दिया, मुझे बोलने दीजिए, मैंने माफी दे दी आपको, कोई बात नहीं, मैंने आपसे माफी मांग कौन रहा है? आप जैसे दोहरे मानने वालों से मेरा निवेदन है आप दोनों से इस बहस को खत्म करें, इस बहस को खत्म करें और मुद्दे पर आए। अच्छा प्लीज शुक्ला जी, प्लीज भाषा का कोई बात नहीं, आप बोलिए ना। शुक्ला जी प्लीज, मैं आपको माफी दे रहा हूं, मैंने आपको माफ कर दिया, कोई बात नहीं, मैंने माफ कर दिया। राघव जी मुद्दे की बात पे आएंगे, राघव जी मुद्दे की बात पे आएंगे। देखिए मुद्दे की बात रोहित जी बड़ी सरल है, आप देख रहे हैं कि भाजपा के प्रवक्ता कैसे भाग रहे हैं। एक बार आप बताइए ना, ध्रुव त्यागी आपके सवाल का जवाब नहीं दिया, त्यागी के घर क्यों नहीं गए, डॉक्टर नारायण के घर क्यों नहीं गए, राहुल राज के घर क्यों नहीं गए, इसका उत्तर दीजिए ना। मैंने सीधे तरीके से कई बार जवाब दिया, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता ना मुझे बोलने दे रहे हैं ना सवालों के जवाब दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर नारायण का घर उनके घर, डॉक्टर नारायण का घर केजरीवाल क्यों नहीं गए उनके घर, वो अमरनाथ खान के घर क्यों जाते हैं, जय श्री राम बोलना और क्यों रोते हैं, शांत कराना पड़ेगा रोहित जी, इनको शांत कराना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं बोल पाऊंगा। चलिए सर समय से आगे इजाजत देने रहा। शुक्ला जी प्लीज, राघव जी आप क्योंकि 5:35 तक ही थे हमारे साथ, मैं जानता हूं इस बात को, धन्यवाद, आप 5 मिनट अतिरिक्त रुके हैं उसके लिए। मैं इस तूतू मैमे की बजाय उसके परिवार को कम से कम थोड़ी सी संवेदना महसूस तो हो बातों में, कम से कम। विष्णु जैन, वो संवेदना कैसे महसूस होगी? अमित शाह या केजरीवाल के जाने से महसूस होगी, किसी के 1 करोड़ का चेक अनाउंस कर देने से महसूस होगी, या फिर इस बात से महसूस होगी कि इस तरीके की गंदी राजनीति बंद हो जाए इस देश में, किसी की लाश पर बैठकर उसका धर्म लेकर खड़े हो जाना
और फिर उसके हिसाब से तय करना कि इसको अच्छा मर्डर बताना या बुरा मर्डर बताना। रोहित जी, मैं बिल्कुल आपकी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। बहुत ही दुखद घटना है और मेरी भारत सरकार से, गृह मंत्री से ये मांग है कि इस केस में करीब 60 दिन के अंदर चार्जशीट दिल्ली पुलिस दाखिल करे, क्राइम ब्रांच दाखिल करे और इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट पे भेजा जाए और रिंकू शर्मा के परिवार को रिहेबिलिटेट करने के लिए भारत सरकार स्पेशल योजना बना के उनको नौकरी दे, उनके परिवार के सदस्यों को स्पेशल फंड एलोकेट करे और जो भी परिवार में क्षति हुई हो, क्षति को तो कोई वापस लौटा नहीं सकता है। रिंकू शर्मा आज हमारे बीच नहीं है, उसकी निर्मम हत्या हो चुकी है, हत्या पर राजनीति होती रहेगी, ये खुद में बहुत शर्म की बात है। पर मैं उसके परिवार की तरफ से ये मांग करता हूँ और सारे वकील समुदाय की ओर से आपके चैनल पर ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग की तरफ से भी जो भी लीगल हेल्प हो सकती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क, हम उसके परिवार को देंगे और ये देखेंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार सही से प्रोसिक्यूशन करे और ये केस अपने नतीजे तक पहुंचे और रिंकू शर्मा की हत्या के आरोपियों को सलाखों के पीछे और फांसी के तख्त तक लटकाया जाए। रहमानी साहब सबक लेंगे इससे, नहीं, हत्याओं पर राजनीति न करें कम से कम। मैं आपकी आखिरी जुमले से बिल्कुल सहमत हूं और मैं विष्णु जैन की भी बात से सहमत हूं। राजनीति हत्या पे नहीं होनी चाहिए। हम सबको जो परिवार है उसके साथ खड़ा होना चाहिए, हमारी संवेदनाएं उसके साथ होनी चाहिए। 10 तारीख को ये एक मर्डर हुआ था, उस पर उसकी जांच होकर उसके हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनको पूरी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और परिवार को रिहेबिलिटेट होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। 9 तारीख को एक और भी हत्या हुई थी, मैंने उसको कोर्ट नहीं किया, मैं उसको भी कोर्ट कर सकता था, लेकिन इसीलिए कि हमको कम्युनलाइज नहीं। लेकिन ये जो मर्डर हुआ था सर, इसमें लोग घर में जिस तरीके से घुसे और जो तस्वीरें वो अपने आप में गवाही देती है तस्लीम रहमानी कि आपकी लिंचिंग की परिभाषा में ये भले ना फिट बैठता हो, लेकिन लिंचिंग ये थी। अब सवाल ये कि क्या राजनीतिक पार्टियां हत्याओं को धार्मिक चश्मे से देखना बंद करेंगी, और अगर नहीं करेंगी तो इसी तरीके से चीजें घूम घूम कर वापस उन पर आएंगी जैसे आज आ रही। छोटा सा ब्रेक लेना, आखिरी पड़ाव पर दंगल होगा। आप देखते रहिए आज तक। लाइफ इज अबाउट टू चेंज है। नो मोर 8 घंटे की नींद, नो मोर लेट नाइट मूवीज, नो मोर पार्टीज विद फ्रेंड्स। बिल्कुल सही कहा तुमने। इसके फ्यूचर के लिए अब नो मोर हॉलिडेज, नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो? रियली? डैडी बने हो, देवदास नहीं। जीना छोड़ दूंगा, हॉलिडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। चीनू के जाने के बाद घर कितना सूना सूना हो जाएगा, नहीं? कहो तो मैं रिटायर हो जाऊं। अभी एजुकेशन लोन और रिटायरमेंट के खर्चे ना बाबा ना। और अगर रिटायरमेंट ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो फिर हो जाओ रिटायर। और वैसे भी शाम की चाय साथ पीना काफी रोमांटिक है, नहीं? चले। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। सेकेंड इनिंग से पहले LIC। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी कि EPF में अब लगेगा टैक्स। पहले इसी चीज को क्लियर कर देते हैं, क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि अब PF पर टैक्स लगेगा, लेकिन इसमें डिटेल बात क्या कही गई है उसको समझने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने सीधे तौर पर यह कहा है कि 2.5 लाख से ज्यादा PF निवेश करने पर उसके ब्याज पर टैक्स लगेगा। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि सरकार का यह मानना है कि बहुत सारे लोग खेल कर रहे थे करोड़पति बनकर, और इसीलिए टैक्स लगाने की जरूरत पड़ी है। तो सरकार के इसी फैसले को लेकर कुछ लोग सवाल भी उठा रहे थे। यह भी कहा जा रहा था कि इससे निवेशकों को झटका लगेगा, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इसी बात को क्लियर भी किया है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि लोग इस छूट का गलत तरीके से फायदा उठा रहे थे, इसीलिए मजबूरी में सरकार को ये कदम उठाना पड़ा है। अब इसमें हो क्या रहा था, क्यों सरकार को मजबूर होना पड़ा, वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल PF पर ज्यादा ब्याज मिलने की वजह से जो उच्च नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी कि जो HNI है, वो इसी की आड़ में करोड़ों रुपए ब्याज में कमा रहे थे, जबकि जो ईमानदार लोग हैं उनको इसका फायदा नहीं मिल रहा था। और अगर सूत्रों की माने तो PF में योगदानकर्ताओं के बीच काफी असमानता भी है, जो अब इस बदलाव के बाद, जैसा कि सरकार ने किया है, काफी हद तक दूर भी हो जाएगी।
अब इसी को हम आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जो सरकार की तरफ से दिए गए हैं, जिसमें तमाम तर्क भी मौजूद हैं। तो आंकड़ों के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो देश में कुल 4.5 करोड़ से अधिक ईपीएफ योगदान करता है। इनमें 1.23 लाख से अधिक HNI खाता धारक हैं, यानी कि जो हर महीने पीएफ खातों में बड़ी रकम का योगदान करते हैं। और इनका कुल योगदान अगर उसकी बात की जाए तो कितना होता है वो भी आपको बता दें, 62,500 करोड़ रुपए है, जिन पर ये बिना टैक्स दिए 8% दर तक ब्याज पा रहे थे, जो कि एक तरह से अगर देखा जाए जो ईमानदार वेतनभोगी वर्ग है और जो अन्य करदाता है उनके पैसे हुआ करते थे, और इसीलिए इसको लागू करने के बारे में विचार किया गया। हालांकि वित्त मंत्रालय ने उन लोगों के नामों के बारे में कुछ खुलासा नहीं किया है जो इस तरह का फायदा पा रहे थे, लेकिन साथ ही साथ एक एग्जाम्पल जरूर दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि एक खाता तो ऐसा था जिसमें 103 करोड़ रुपए जमा है। और यही नहीं, टॉप 20 HNI पीएफ खातों की अगर बात की जाए तो 825 करोड़ रुपए डिपॉजिट हैं, और वहीं टॉप 100 खातों की अगर बात की जाए तो 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम उसमें डिपॉजिट है। और सूत्रों के मुताबिक कुल ईपीएफ खाता धारकों में HNI योगदानकर्ता महज 0.27% है, लेकिन जो भी HNI है वो औसतन प्रति व्यक्ति 5.92 करोड़ रुपए पीएफ में जमा करते हैं, जो कि योजनाबद्ध तरीके से बिना टैक्स सालाना और औसतन प्रति व्यक्ति 50.3 लाख रुपए ब्याज उठा रहे हैं। दरअसल ये हमारा आप सभी लोग जानते हैं कि पीएफ एक अच्छा मुनाफे का सौदा है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं, और यही एक बड़ी वजह है कि निवेश के लिए सबसे पहला विकल्प के तौर पर देखा जाता है। हर इंडिविजुअल इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है। अब इसको समझने की भी जरूरत है कि किस तरीके से टैक्स लगाया जाएगा। अब एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें सीधा सा ये है कि आप अगर पीएफ में इन्वेस्ट करते हैं और किस तरीके से आप टैक्स के दायरे में आएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि एक साल में 3 लाख के करीब इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें जो 2.5 लाख की रकम होगी उसमें नहीं, लेकिन बाकी के 50,000 पर जो ब्याज आपको आएगा उस पर फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब ये भी समझने की जरूरत है कि टैक्स कितना कटेगा। तो सीधी सी बात है कि जिस टैक्स स्लैब के हिसाब से आपकी सैलरी है उस हिसाब से ही उसको काटा जाएगा। 30% वाले टैक्स हिसाब में अगर आपकी सैलरी आती है तो फिर पीएफ योगदान में 2.5 लाख से ऊपर के ब्याज पर 30% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब इसमें अगला सवाल ये है कि सबसे ज्यादा प्रभावित कौन लोग होंगे। सीधी सी बात है, जिनकी सैलरी ज्यादा है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, कम सैलरी वालों को उतना नुकसान नहीं होगा। यानी कि जिन कर्मचारियों को पीएफ में हर महीने 20,833 रुपए तक का कटता है उन पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन अगर इससे ऊपर कटता है तो फिर सीधा सीधा असर आप पर ही होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दंगल के आखिरी पड़ाव पर आपको केवल इतना बताते चलें कि दंगल आप अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए हमारा मोबाइल ऐप या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट आजतक.in। आगे हल्ला बोल होगा, देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय भारत करे विश्वास, हर दिन डाबर च्यवनप्राश। चीनू के जाने के बाद घर कितना सूना सूना हो जाएगा। नहीं कहो तो मैं रिटायर हो जाऊं? अभी एजुकेशन लोन और रिटायरमेंट के खर्चे ना बाबा ना। और अगर रिटायरमेंट ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो फिर हो जाओ रिटायर। और वैसे भी शाम की चाय साथ पीना काफी